नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा था कि जल्द हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 18 तारीख को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें एक छोटा सा नमूना पेश किया और अभी भी कहा है कि इंतजार कीजिए। चुनाव आयोग के कामों की पोल खोलने के लिए और बीजेपी की धांधलियों को उजागर करने के लिए राहुल गांधी हाइड्रोजन बम कब फोड़ेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ही एच बम फोड़ दिया है। जी हां, जो एक साथ लाखों परिवारों को प्रभावित करने वाला है। दरअसल ट्रंप ने H1B वीजा के लिए फीस 6 लाख से बढ़ाकर, जो फीस इसकी थी 6 लाख रुपए, उससे बढ़ाकर सीधे 88 लाख रुपए कर दी है। अमेरिकी डॉलर में यह फीस $1 लाख है और अगर रुपए की कीमत में गिरावट जारी रही जैसे अभी है तो 88 लाख कब का 90 लाख या 1 करोड़ हो जाए, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसा कामकाज नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, उसमें अब ऐसे बड़े बड़े झटके बार बार जनता को लग ही रहे हैं। वैसे राहुल गांधी की यह बात भी सही साबित हुई है कि भारत को एक कमजोर प्रधानमंत्री मिला है। 2017 में राहुल गांधी ने इस बात को कहा था और आज फिर उन्होंने उस पोस्ट को रिकोट करते हुए फिर आज उन्होंने एक पोस्ट लिखा है और उसमें भी उन्होंने यही बात लिखी है कि आई रिपीट, इंडिया हैज अ वीक पीएम। ये देखिए, ये आज उन्होंने ट्वीट किया है राहुल गांधी ने आई रिपीट के नाम से। मैं इसे दोहराता हूं कि भारत के पास एक कमजोर प्रधानमंत्री है। भारत का प्रधानमंत्री कमजोर है, इसको कह सकते हैं। दूसरी तरफ 5 जुलाई 2017 को H1B वीजा के बारे में जो खबर छपी थी, इस खबर को लेते हुए और कश्मीर के मामले को लेते हुए, इन सब को लेते हुए 5 जुलाई 2017 को राहुल गांधी ने लिखा था इंडिया हैज अ वीक पीएम। इंडिया के प्रधानमंत्री कमजोर हैं। ये बात उन्होंने उस समय लिखी थी 2017 में और ये कौन सा साल चल रहा है? ये 2025, यानी लगभग 8 साल हो गए। 8 साल बाद 5 जुलाई को और आज 20 सितंबर 2025 को राहुल गांधी आई रिपीट लिख रहे हैं, तो इसके मायने आप समझ सकते हैं। दरअसल ये मोदी की कमजोरी ही है दोस्तों, जो ट्रंप इस तरह के फैसले आराम से ले रहे हैं जिनमें भारत को नुकसान हो। इस समय अमेरिका में H1B वीजा लेने वाले सबसे ज्यादा भारतीय ही हैं। अच्छी नौकरी, बढ़िया वेतन, विकसित देश की सुविधाएं, आरामदेह जीवन शैली, इन सब की चाहत में लाखों भारतीय देश छोड़कर अमेरिका में काम करने तैयार रहते हैं। आपने देखा है, हम जानते हैं। जाहिर है कि अब उनके सपने तो कुचले जाएंगे ही, लेकिन उनके साथ साथ देश पर भी इसका व्यापक असर पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन ड्रेन भले रुक जाए, उस मेधा का इस्तेमाल मोदी सरकार कैसे करेगी, इसका कोई फुल प्रूफ प्लान जो है वो सरकार ने पेश नहीं किया है या सरकार के पास है ही नहीं। मोदी आज भी गुजरात में आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा रहे थे। दरअसल आज नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात में थे, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी अब भी पकौड़ा तलने को आत्मनिर्भर कहेंगे या कुछ और कहेंगे? यह देखना होगा। जब योग्य लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, अच्छा वेतन नहीं मिलेगा, तो उससे सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक तनाव कितना बढ़ेगा, किस तरह हालात संभाले जाएंगे, यह सब मोदी सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन सरकार अपने 50 सालों तक सत्ता में बने रहने और लोगों को सपना दिखाने के अलावा कुछ सोचती ही नहीं है। मोदी के पहले कार्यकाल का एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, जिसमें मोदी ने एक बड़ा सपना राष्ट्रवादियों को दिखाया था। पहला कार्यकाल यानी 2014 से 2019, और उस वक्त नरेंद्र मोदी जब सत्ता पर आने काबिज होने के लिए प्रयासरत थे, जब सत्ता पर काबिज होने के लिए अलग अलग चुनौतियां मनमोहन सरकार को पेश कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने क्या कहा था, जरा ये देख लीजिए। एक जूम मीटिंग के जरिए कई लोगों को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जो वीजा का विषय आपने उठाया, मेरा सपना कुछ और है। आपका सपना है कि मैं अमेरिका हूं। मेरा सपना यह है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो सपना देखा था, वो सपना पूरा हो और हमारा देश इतना समृद्ध हो कि पूरा अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा हो। ये मेरा सपना है। मैं अमेरिका हूं, उसके बजाय मैं ऐसा देश चाहूंगा
कि अमेरिका को लाइन लगा के वीजा लेने के लिए खड़ा होना पड़े, ये इस दिशा से हमें काम करना चाहिए। और मैं इस जिद के साथ लगा हुआ हूं। मेरा गुजरात भारत की सेवा में पूरी तरह कोशिश कर रहा है और जितना पार्ट आज जनता जनार्दन ने मुझे दिया है उतना मैं उस मिजाज से आगे बढ़ा रहा हूं। आपके आशीर्वाद है, आपकी शुभकामना है, मुझे जरूर ये ताकत। तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, गुजरात के सीएम थे और ये कह रहे थे कि अमेरिका लाइन लगाकर खड़ा रहे भारत का वीजा लेने के लिए। हकीकत यही है कि मोदी एक कमजोर पीएम हैं, तभी उन्हें ऐसे दावे करने की जरूरत पड़ी कि हमें वीजा क्यों चाहिए, अमेरिकन हमारे देश आने के लिए लाइन लगाएंगे। यह लाइन लग सकती थी अगर नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की ताकत का सही इस्तेमाल किया होता। अपने बहुमत का जोर तो मोदी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने में लगाते रहे, जिस पर आज राहुल गांधी ने फिर कहा है कि अब वो इस तरह के सबूत पेश करने वाले हैं कि हर कोई वोट चोरी की बात मानेगा। दरअसल राहुल गांधी वायनाड में हैं और सोनिया गांधी भी वायनाड में हैं और साथ साथ प्रियंका गांधी पहले से वायनाड में हैं। वायनाड वो जगह है जहां जब राहुल गांधी को अमेठी ने हरा दिया था तो वायनाड ने उन्हें स्वीकार किया था और राहुल गांधी की सांसदी बच गई थी और इस कारण राहुल गांधी वायनाड को अपनी दूसरी मां की तरह मानते हैं और कल उन्होंने अपने भाषण में यह बात कही थी। लेकिन साथ साथ यहां बहुत बड़ी बात यह आती है कि उसी वायनाड में वहीं से फिर चुनौती राहुल गांधी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और वो संवैधानिक संस्थाएं जो साथ में नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लिए काम कर रही हैं और खासकर चुनाव आयोग, उनको हम एक्सपोज करते रहेंगे और सबूत पे सबूत पेश करते रहेंगे। जरा सुनिए इस बाइट को। Asking for information and the Election Commission of India is not giving it. And this is not my statement. This is a fact. It's black and white. You can see that the CID has written letters after letter after letter to the Election Commission. So it's very clear. Look, we have shown it in Madhepura. We've shown it in Anand. We're going to show it in such a way that there will be nobody in India who will have any doubt that Narendra Modi ji has done vote chori and won the election. Thank you. Okay, there are some rumors that you are revealing about Prime Minister's constituency. We are going to reveal, I've said already, a hydrogen bomb that is going to devastate completely the reality of the situation. Because it is, we have open and shut proof on what we have said. We are not, you have seen my first press conference, you've seen my second press conference. We have black and white proof. I'm not saying anything without proof. And we have 100% proof of a number of things that have happened that are going to come out. Is it something about Varanasi? That is for you to guess. That is for you to speculate. I will do my job. I will deliver on my. तो मैं अपना काम करता रहूंगा, मैं डिलीवर करता रहूंगा, जो कह रहा हूं वही कर रहा हूं। ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ लिखित तौर पर फुल प्रूफ मेरे पास है और वो मैं देने जा रहा हूं। हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं, आपने मेरे दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख लिया और इसके बाद अभी हाइड्रोजन बम बाकी है। यानी संस्थाएं और खासकर जो बीजेपी कर रही है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, उसको एक्सपोज करने का काम मैं करता रहूंगा और संवैधानिक संस्थाएं जो कमजोर हो रही हैं, जो अपने रास्ता अपनी राह जो भटक गई हैं, उस राह पर उसे लाने की कोशिश करता रहूंगा। ये बातें राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल की इस बात से बीजेपी और चुनाव आयोग की नींद उड़ सकती है दोस्तों। उधर बिहार में भी अगर राहुल की इन बातों से इतर बिहार की तरफ चलें तो बिहार में आपने देखा पहले वोटर अधिकार यात्रा निकली और उसके बाद अब तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा निकाली, जिसका समापन हो रहा है और इस यात्रा ने भी विरोधियों की नाक में दम कर दिया है। इस यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव जहां से गुजरे वहीं संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, हुजूम इकट्ठा हो गया, जबकि तेजस्वी के पास अभी सत्ता की ताकत नहीं है और इसी में विरोधियों को उन्होंने हार का एहसास करा दिया है। और इसी मसले पर तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। जी, तो क्या उम्मीद किया जाए कि पिछले बार तो आपकी सरकार नहीं आ पाई कुछ सीटों की वजह से, क्या इस बार लग रहा है यार पिछले बार तो सब लोग जान रहे हैं कि वोटों की चोरी नहीं हुई, हमारी कुछ सीटें भी चुरा के लेके चले गए। सरकार तो पिछले बार ही बन रहा था, लेकिन इस बार हम लोग ठोक ठका करके बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा और इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे।
राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि वोट चोरी को लेकर कर्नाटका और महाराष्ट्र में उन्होंने कहा कि किस तरीके से बीजेपी ने कई एविडेंस है, लोगों ने अपने आंखों से देखा है इलेक्शन कमीशन अब भाजपा को कैसे मदद करती है। चंडीगढ़ में सीसीटीवी पकड़ाया और उसके बाद से सीसीटीवी बंद कर दिया इलेक्शन कमीशन। बोलते हैं माए बहनों की प्राइवेसी की बात आती है। क्या बकवास है इलेक्शन कमीशन, क्या तर्क देना। सब जानता है इलेक्शन कमीशन भाजपा का प्रकोष्ठ बन करके काम कर रहा है। लेकिन सवाल ये होता है कि चुनाव में अब टाइम कम है, कभी भी इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने सीट का फैसला नहीं किया है। कितना कांग्रेस लड़ेगा, कितना आप लड़ेंगे? एमएलसी साहब को बैठा लीजिए। अभी तक ये बताइए, सीटों की घोषणा कब तक हो जाएगी? बहुत जल्दी हो जाएगा, हम लोग यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब चीज लगभग अब तय होने वाला है, जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो सुन रहे थे आप, यहां पर साफ साफ एक कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, इनके अंदर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। और वो ये कि चाहे चुनाव आयोग हो, और देख लिया आपने, सुन लिया कि कैसे कह रहे हैं यहां तेजस्वी यादव कि चंडीगढ़ में एक फुटेज के कारण कैसे वहां चोरी पकड़ी गई थी। आप लोगों को याद होगा, नाम आप लोगों को याद होगा, अनिल मसीह। अनिल मसीह ने कैसे वहां पर चोरी की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी पकड़ा था। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट उस अनिल मसीह को सजा देता, लेकिन अनिल मसीह को सजा तो नहीं मिली, उसने माफी मांग ली। और फाइनली क्या हुआ, अनिल मसीह आज की तारीख में काउंसलर बनकर बैठा हुआ है उसी चंडीगढ़ में बीजेपी की तरफ से। खैर, लेकिन उसके बाद यहां कह रहे हैं, उसके आगे की कहानी बता रहे हैं यहां पर तेजस्वी यादव, जो कह रहे हैं कि इसके बाद हुआ यह कि चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज देना ही बंद कर दिया। और यह कहता है कि माताओं, बहनों और बहुओं की जो प्राइवेसी है उसको हम सार्वजनिक नहीं करेंगे। तो यहां पर एक अलग ढंग की अलग स्थिति, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक ही पिच पर, एक ही साथ, एक ही गाड़ी पर सवार नजर आते हैं। और तमाम विपक्षी दल एक ही तरह के नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, अब इस गाड़ी पर सवार होने वाले और भी दल आ गए हैं। गोवा से एक पार्टी आ गई है इसी गाड़ी पर सवार होकर, यानी उनका भी कहना है कि वोटों की चोरी होती है। उधर बीजेडी, जी हां, बीजू जनता दल, नवीन बाबू, नवीन पटनायक, अगर इतना भी आपको पता नहीं है तो यह बता दूं, उड़ीसा, यहां से समझ में आ गया होगा, ओडिशा की जो सबसे बड़ी पार्टी रही, जो पिछली बार हार गई लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा की चुनाव हुए, उसमें नवीन बाबू की पार्टी भी अब वोट चोरी में राहुल गांधी के साथ है, यानी वोट चोरी को एक्सपोज करने में राहुल गांधी के साथ हैं। और कल ही आम आदमी पार्टी को भी आपने देखा कि उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन तमाम पहलुओं को, उन तमाम मसलों को वो आगे लेकर आए जो बात राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं। यानी एक धक्का देने वाली जब बात आती है कि एक गाड़ी रुकी हुई है, उसको धक्का देने के लिए कितने लोग आते हैं, और वो लोग भी जो उस पर सवार हैं वो तो आ ही रहे हैं, उसके अलावा वो लोग आ रहे हैं जो राहगीर बन उस सवारी को देख रहे थे। तो इसका मतलब है कि वो गाड़ी वाला जो है वो मजबूत होता जा रहा है, यानी राहुल गांधी मजबूत होते जा रहे हैं। यह साफ इस मसले पे दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, और दोनों के कारण नरेंद्र मोदी कैसे फंसे हुए हैं, कमजोर कैसे हो रहे हैं नरेंद्र मोदी। और उससे भी बड़ी बात कि राहुल गांधी की बात कैसे सच हो रही है, इन सब की चर्चा करेंगे। चर्चा यह भी करेंगे कि क्या जनता भी अब बीजेपी और मोदी की कमजोरी को समझ जाएगी। आइए इन तमाम मसलों को लेकर आते हैं एक प्लेटफॉर्म पर, नाम है डीवी लाइव, प्रोग्राम है न्यूज पॉइंट, और साथ दे रहे हैं हमारे कुछ वरिष्ठ साथी। आइए जरा उनके बीच चलते हैं। देखिए, इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष सिन्हा जी हमारे साथ सीधे लखनऊ से जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष सिन्हा जी, आपका स्वागत है। प्रशांत टंडन जी इधर दिल्ली से जुड़े हुए हैं। समीरात्मज मिश्र जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, और अमलेंदु उपाध्याय जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। समीरात्मज मिश्र जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं, और कमजोर कैसे हो रहे हैं, जरा यहीं से शुरुआत की जाए। लोगों को लगता है कि रोज तो हर बार तीसरी बार सत्ता पे काबिज हो गए, और आप कह रहे हैं कमजोर हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी बहुत मजबूत हैं, आप लोगों की बातें मैं कह रहा हूं, बहुत मजबूत हैं। मजबूत इसलिए कि चश्मा जो पहनते हैं वो करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए के, हाथ में घड़ी जो पहनते हैं वो भी बहुत महंगी, जो सूट बूट पहनते हैं वो भी महंगे,
जिस कार में चलते हैं वो भी विदेशी, बहुत बढ़िया शानदार करोड़ों की, जिस जहाज से जाते हैं वो भी कई 100 करोड़ रुपए के। तो मजबूत तो बहुत है, लेकिन इस देश की जनता जिसके लिए कह रहे थे कि अमेरिका आकर भारत में लाइन लगाए, भारत में आने के लिए वीजा के लिए लाइन लगाएगा, मैं ऐसा भारत देखना चाहता हूं, आज क्या हो रहा है? क्या मजबूत हैं हम? समीर जी। वाला था जो ढूंढकर आप उनकी पुरानी क्लिप एक लेकर आए जी कि मैं वो अमेरिका बनाना चाहता हूं, कि सुनाई हम लोगों ने, जहां अमेरिका के लोग, वो भारत बनाना चाहता हूं जो अमेरिका के लोग लाइन में लगकर यहां वीजा मांगे। हमारे अवध क्षेत्र में एक कहावत है राजीव जी की, लोभियों के गांव में लबरा भूखों नहीं मरता है। लोभियों का मतलब कि लालची लोगों के गांव में, लबरा का मतलब होता है जो झूठ बोलता है, बढ़ा चढ़ाकर बोलता है। तो ये कहावत एकदम चरितार्थ होती है, और इस फॉर्मूले पर अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी अमल कर रहे हैं। इसीलिए जो आपने कहा कि वो 300 सीट ले आए थे तब भी मजबूत थे, आज उनके पास अल्पमत की सरकार है, 240 की सरकार है, तब भी मजबूत है, इसी अपनी जो काबिलियत है उसके बल पर। अब आप ये देखिए कि वादा तो उन्होंने कहा, लोगों को सब्जबाग ये दिखाया कि यहां पर अमेरिका के लोग लाइन लगाकर वीजा लेने आएंगे, ऐसा भारत हम बना देंगे। स्थिति क्या हो गई कि अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में एक इनविटेशन लेने के लिए हमारे देश के विदेश मंत्री को 15 दिनों तक वहां पर भेज दिया कि वो जाए और वहां पर इनविटेशन हासिल कर ले, और उसके बाद भी वो नहीं पा पाते। और ये बात किसी और ने नहीं, उन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ, बेहद वरिष्ठ नेता, उनसे भी ज्यादा वरिष्ठ नेता है, उन्होंने ही कही थी। तो ये चीजें दिखा रही हैं कि वो किस तरीके का भारत बनाना चाहते थे, क्या सोच कर आए थे और क्या बना रहे हैं। बाकी बहुत सारी चीजें लगातार हम लोगों को देखने को मिल रही हैं कि बनाने के लिए हर योजना से, हर कानून बनाने से पहले बहुत सी बातें की जाती हैं, और बाद में कैसे फिर उसमें मजबूर होकर उन्हीं विपक्षी नेताओं, उन्हीं थिंक टैंक्स की बातों को लागू करना पड़ता है, जिनकी बातों को कानून बनाते समय, योजना बनाते समय दरकिनार कर दिया जाता जी। तो ये सारी चीजें दिखा रही, तो निश्चित तौर पर वो मजबूत अभी भी हैं। इसलिए मजबूत है कि जो करना चाह रहे हैं वो कर ले रहे हैं। अब चाहे उनके सहयोगी दलों की पता नहीं क्या मजबूरी है, लोगों की कौन सी नब्ज उन्होंने पकड़ रखी है कि अपने जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी को अपने एक बड़ा उनका जो समर्थक वर्ग है उसकी नाराजगी तक वो लोग मोल ले रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो समर्थन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस लिहाज में वो महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सारी चीजें अपनी जगह है। अमेरिका जिस तरीके से भारत पर बंदिशें लगा रहा है, प्रतिबंध लगा रहा है, H1B वीजा को लेकर जिस तरीके से है, इसके जो आफ्टर इफेक्ट दिखाई पड़ रहे हैं बहुत ही भयावह है। एक तो ये है कि अब 88 लाख रुपए, लगभग 1 लाख जो डॉलर की फीस है, उतनी फीस देकर जो कंपनियां क्या ले जाएंगी वो उतनी फीस, उनकी वीजा की फीस भरेंगी। नहीं भरेंगी तो यहाँ पर क्या वो कंपनियां उन भारतीयों को, उनके टैलेंट का यहाँ इस्तेमाल होगा, और उसके बाद क्या इतने बड़े जो टैलेंट लेवल होता है, इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, उस पर भी बेरोजगारी का एक जो खतरा है वो मंडराता रहेगा। आप ये देखिए राजीव जी, बहुत सारे पिछले 20-25 साल में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं, उत्तर भारत की मैं बात कर रहा हूँ। उनमें से पिछले 10 साल में सैकड़ों की तादाद में बंद हो गए। कभी इसकी चर्चा नहीं होती है, क्योंकि हम लोग जिस इलाकों में रहते हैं वहां हम देख रहे हैं एनसीआर में, नोएडा, गाजियाबाद में सैकड़ों की संख्या में कॉलेजेस बंद हुए हैं। क्यों बंद हुए हैं? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि इतनी महंगी फीस देकर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं 4 साल 5 साल, उसके बाद उनकी नौकरी मिल रही है 20,000 की, 25,000 की। और यही नहीं, इंजीनियरिंग किए हुए, बीटेक किए हुए बच्चों को नौकरी मिल रही है, सेल्समैन की नौकरी मिल रही है, किसी भी जगह वो नौकरी के लिए जा रहे हैं, उसके बाद वो किसी ग्रेड 3 की नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है फिर इस महंगी पढ़ाई को कराने से फायदा क्या है जब उन क्षेत्रों में नौकरियां नहीं है। तो इन सारी चीजों में अब अमेरिका की ये जो बंदिशें हैं, चाहे वो टैरिफ का मामला हो, चाहे ये ताजा तरीन मामला हो, उधर ईरान में किस तरह से चाबहार पोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, अब इन सब चीजों पर प्रधानमंत्री ने आज भी कोई जवाब नहीं दिया।
जब वो गुजरात में अपने भावनगर में बोल रहे थे। और ये जो आप पुरानी क्लिप आपने दिखाई, ये भी संजोग की बात है कि गुजरात के लोगों से ही बोल रहे थे, लेकिन गुजरात को लोगों को पता है कि उनके लिए वो क्या कर रहे हैं। पर देश की जनता ये कब जानेगी या देश की जनता को कब ये महसूस होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने जनता की भी वो नब्ज पकड़ रखी है, जैसे अपने सहयोगी दलों की पकड़ रखी है। जो वो कह देते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही होने जा रहा है। जी बिल्कुल। अब ये नब्ज चाहे वो जनता की नब्ज हो और चाहे जो संवैधानिक संस्थाओं की नब्ज हो, उसको पकड़ लिए कुछ न कुछ तो है। राजीव जी, ये उन्होंने मजबूत, वो आज भी उसी तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं, भले ही वो एक अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। जी, उत्कर्ष सिन्हा जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर प्रशांत जी आपके पास आता हूं। उत्कर्ष जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री और देश इधर कमजोर, और उसमें भी हम लोग अगर अमेरिका की बात करें तो हम लगातार देख रहे हैं कि किस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक तरफ आपके बर्थडे पे, आपके जन्मदिन पे वो माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी लिखते हैं, बोलते हैं या मैसेज करते हैं, दूसरी तरफ ये भी फटाफट, अगर अभी पिछले दिनों तो ये हालत हुई कि किसी मीडिया बाइट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रतिक्रिया दी, इधर से मोदी साहब ने ट्वीट कर दिया, धन्यवाद ज्ञापित कर दिया। सवाल यह उठता है कि आप इतना अमेरिका परस्ती करते रहे, लेकिन अमेरिका आपको हर बार घुड़की दे रहा है, हर बार आपको जिस ढंग से बैकफुट पे ला रहा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? आपने आज तक कुछ नहीं कहा, और इन सब के बीच देश की जो इंटरनल जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कमजोर हो रही हैं, उस पर कमजोर करने का आपके ऊपर विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं, तब भी आप चुप हैं। आपके लोग निकल के आते हैं, कुछ और बातें करते हैं और अलग ढंग से इस बात को मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। देश की जनता आखिर करे तो क्या करे? और इन सब के बीच बिहार में चुनाव भी है। उत्कर्ष सिन्हा जी, जरा एक व्यापक क्वेश्चन आपके पास ला रहा हूं। ओवरऑल देश के की जो परिस्थितियां आज हैं, उसमें चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे अमेरिका हो, कैसे देखा जाए, और इन सब में एक्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? राजीव जी, बात वहां से शुरू करते हैं जो क्लिप आपने दिखाई, जो तकरीबन 15 साल पहले मोदी जी कह रहे थे। उस वक्त उनकी इच्छा सुन के बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब इस बात का जवाब कौन देगा कि आज 11 साढ़े 11 साल बाद आपका ही वो सपना किस हालात में है? क्या 10 साल कम होते हैं ऐसी पॉलिसीज बनाने के लिए जो आपने नहीं बनाई? आपकी इच्छा थी मगर आपने बनाई नहीं, तो क्यों नहीं बनाई? इसका जवाब अब नेहरू जी तो नहीं दे पाएंगे, इसका जवाब आपसे मांगा जाएगा। दूसरा, देश तो बहुत कुछ चाहता है। देश तो मेक इन इंडिया भी जब आपने कहा तो देश बहुत खुश था, देश चाहता था कि मेक इन इंडिया हो। स्वदेशी का नारा तो आपकी पार्टी अपने जन्म से ही, मतलब उसकी मातृ संस्था अपने जन्म से ही लगाती रही है। अब आपने स्वदेशी का नारा जो है वो बदल दिया कि साहब हमारे लिए स्वदेशी वो है कि पैसा किसी का हो, दुकान किसी की हो, पसीना हमारे मजदूर का लगा तो हम स्वदेशी मान लेंगे। अब ये परिभाषा किस कैटेगरी में आएगी? तो भाई, अगर आपने ये फार्मूला बना लिया है कि आप एक धुआं छोड़ के, चिंगारी छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे और पीछे उसमें कोई जले या उसका तमाशा देखे, तो वह बात तो अलग है। दूसरी बात, मजबूती की। आपने कहा कि मोदी बहुत मजबूत है, सब लोग कहते हैं कि वाकई बहुत मजबूत है, और इतने मजबूत है कि मोदी के बाद कौन इतना बड़ा, इतना मजबूत आदमी कौन होगा? अब मजबूती का तो क्या क्या गिनाएं? आपके पासपोर्ट की रैंक गिना दें या ग्रोथ रेट इकोनॉमी की गिनाएं? मतलब कहीं तो देखना पड़ेगा ना मजबूती को। मजबूती अगर है तो कुछ क्राइटेरिया तो बनाने पड़ेंगे ना। इकोनॉमी बना ली जाए, प्रोडक्शन बना लिया जाए, सैलरी हाइक बना ली जाए, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बना लिया जाए, हैप्पीनेस इंडेक्स बना लिया जाए। कोई इंडेक्स बनाना पड़ेगा,
और जब कोई इंडेक्स बनाने की आप कोशिश करेंगे और ईमानदारी से कोशिश करेंगे तो आप ये पाएंगे कि भाई फॉरेन पॉलिसी का आलम तो ये, अमेरिका तो चलिए बहुत दूर की बात है। आपने एक पॉलिसी बनाई थी नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोसी पहले। अब आपके पड़ोसी कहां हैं आप देख लीजिए। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिप्लोमेटिकली आपसे कितना आगे निकल गया। अब मतलब घूंघट ओढ़ लीजिए तो अलग बात है कि अगर हरे रंग का दुपट्टा सिर पे डाल लीजिए तो सब हरा हरा दिखता है, वो तो कोई बात नहीं है। मगर आप बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपका क्या फॉरेन कंट्रीज का स्टैंड आपके लिए कहां रहा। दूसरा, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट कर लिया अभी तो 3-4 दिन पहले। उसके पहले आप जाके प्रिंस सलमान के साथ फिर वही अपनी हरकत करके आए थे, गलवैयां डालने वाली। और उसने सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट कर लिया। पाकिस्तान के फौजी और उसकी सिक्योरिटी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एक हो गई। तो क्या उसका असर नहीं पड़ेगा? नेपाल में जेनजी का आंदोलन हुआ, दुनिया के किसी देश के खिलाफ वो लड़के नहीं बोल रहे थे, मगर हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे थे। बांग्लादेश में क्या हुआ? हैं कहां हम अपने नेबरहुड में? तो वहां पर अमेरिका के साथ आपने 10 साल पहले प्रो अमेरिका स्टैंड लेना शुरू किया, रशिया के साथ दूरी बढ़ाई। आज की स्थिति क्या है? आप रशिया के साथ आप फिर वापस बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उस रशिया के साथ जो पाकिस्तान के लिए भी उसका मन बदल चुका है और चाइना के साथ उसका अलायंस मजबूत है। और चाइना के साथ आपका क्या है? झूला भी झूला, सब कुछ किया। चाइना ने क्या किया? आपकी लैंड ले ली, सब कुछ कर लिया। तो फॉरेन लेवल पे तो आप यहां हैं। आपने कहा कि डिफेंस में हम इतना इन्वेस्टमेंट कर देंगे और डिफेंस को हम इतना मजबूत बना लेंगे। रफाल आया और नींबू मिर्ची दबा के आया। रफेल का क्या हुआ इस ऑपरेशन सिंदूर में? आप बताने की स्थिति में नहीं है कि रफेल के साथ क्या हुआ। तो डिफेंस में नहीं है, प्रोडक्शन हमारा लगातार कम हो रहा है। जीएसटी आप 100 बार से ज्यादा उसमें सुधार कर चुके हैं। ये तो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी, आप असेसमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, मगर आप मजबूत हैं। आप मजबूत हैं इसलिए क्योंकि आपने सिर्फ एक काम किया है। आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स को कमजोर कर लिया, अपने फेवर में कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया आपने। और आप मजबूत इसलिए हैं कि आप हर चीज को चुनाव के उन नतीजों से जोड़ के देख रहे हैं जो अब सवालिया निशानों के घेरे में है। राहुल गांधी ने कहा जेन जी की बात की थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगले दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन रिजल्ट आया और सारा भाड़ मीडिया जो है लिखने लगा कि साहब जेन जी तो मोदी के साथ है। 2 लाख वोटरों में 40-45% वोट हुआ। पैसे का कितना खेल होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और इस बार तो और हुआ क्योंकि लीकर किंग चुनाव में था। तो ऐसी चीजें गढ़ के आप इमेज बना रहे हैं कि आप मजबूत हैं। मजबूती, अभी समीर भाई कह रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू हो, या अभी आपने जिक्र किया कि नवीन पटनायक वोट चोरी की बात करें, मगर नवीन पटनायक का क्या स्टैंड है? वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में हमने देख लिया नवीन पटनायक का स्टैंड, चंद्रबाबू का स्टैंड। तो चंद्रबाबू तो डील कर ले रहे हैं, काम आगे बढ़ जा रहा है। नवीन बाबू क्या कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी का स्टैंड हमने देखा, वोट चोरी के ऊपर बोल रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में क्या किया आम आदमी पार्टी ने? तो कुल मिला के ये है कि आपके पास ट्रिक्स और गेम्स हैं, ग्राउंड नहीं है। तो एक नट होता है ना जो कलाबाजी खाता है, ताली बजवाता है। कचहरी में मैं आपको राजू भाई जल्दी से बता के खत्म कर रहा हूं, बहुत छोटा। 2014 में मेरी फेसबुक पोस्ट पे मैंने लिखा था, जब मोदी जी चुनाव जीत के आए थे,
कि हर छोटे शहर में या बड़े शहर में कचहरी होती थी। पहले हम लोग छोटे थे तो जाते थे तो कचहरी का बाउंड्री वॉल नहीं होता था, लेकिन मदारी वहां बैठा रहता था, एक तरफ सांप एक तरफ नेवला, लड़ाएंगे लड़ाएंगे लड़ाएंगे। और जितने उबे हुए लोग होते थे तमाशा देख रहे होते थे अपनी तारीख की पुकार सुनने के लिए। और शाम 4 बजते बजते 3:30 बजते बजते न सांप लड़ता था न नेवला लड़ता था। कभी किसी रोज पायरिया लोशन बेच के निकल जाता था मदारी, किसी दिन कान की दवाई बेच के निकल जाता था, किसी दिन पेट की जड़ी बेच के, और किसी दिन मर्दानी ताकत वाली दवाई बेच के। तो यही कहानी है और यही कहानी चल रही है पिछले 11 साल से इस देश में। इसलिए अगर वाकई आंख खोल के देखें, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करके आपको छोड़ रहा हूं, अगले वक्ता की तरफ हम लोग चलेंगे, कि अमेरिका लगातार ट्रंप अपने दांव फेंक रहे हैं, कभी टैरिफ कभी वीजा। भारत सरकार कोई स्ट्रांग जवाब अब तक नहीं दे पाई, कोई प्रोटेस्ट, कोई एक्नॉलेजमेंट, प्रोटेस्ट एक्नॉलेज नहीं कर पाई है, चुप खामोश। क्यों? इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि अभी अडानी ने अपने पोर्ट्स के ऊपर रशियन ऑयल टैंकर्स को उतरने से मना कर दिया है। अब भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रूस से तेल खरीद रहा है, जिसको लेके अमेरिका को दिक्कत है, और भारत सरकार तेल आयात कर रही है, उसने परमिशन है। और अडानी, जिनको कहा जाता है कि वो राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गए हैं, उन्होंने अपने पोर्ट पर उतरने से मना कर दिया। इसको देशद्रोह कहें, देश प्रेम कहें, मोदी का स्टैंड क्या है, इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। जी बिल्कुल सही सवाल है। बहुत वाजिब बातें आप यहां रख रहे हैं। तो आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी हैं नहीं हैं, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। खैर, प्रशांत जी जैसे जुड़ते हैं उनके पास आता हूं। लेकिन अमलेंदु जी, जरा अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान, प्रशांत जी आ रही है आवाज? प्रशांत जी आवाज आ रही है? प्रशांत जी के पास आवाज मेरी नहीं जा रही है। जी प्रशांत जी, जरा आपके पास भी आना। और सबसे बड़ी चीज यहां उत्कर्ष सिन्हा जी और समीर जी जो बातें कह रहे थे उसको थोड़ा आगे बढ़ाइए। अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक, अमेरिका की बात करें तो चलिए, एक बड़ा वर्ग जो वहां जब अमेरिका जाते हैं या विदेशों में जाते हैं, मोदी जी मोदी मोदी के नारे। और अभी गूगल ने कह दिया जितने भी लोग, हमारे जितने कर्मचारी बाहर हैं, जल्दी से जल्दी 21 तारीख कल है, वापस आ जाएं, वरना फिर वो 88 लाख वाले चक्कर में फंस जाएंगे। लेकिन यहां मामला सिर्फ उतना ही नहीं है प्रशांत जी, मामला जो है वो इधर हिंदुस्तान के अंदर देखा जाए तो वो और भी गंभीर है। उस गंभीर मसले को जरा यहां पर और उजागर करने की कोशिश हम करते हैं आपके जरिए, जिसमें चुनाव आयोग है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें चुनाव जो होने हैं वो भी है, राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं। जी देखिए, जो ट्रंप ने आज किया है $1 लाख पर एनम, $1 लाख एक मुश्त नहीं है, हर साल $1 लाख, हर साल लगभग 90 लाख रुपए देने हैं वहाँ अमेरिका में रहने के लिए H1B वीज़ा पे। और ये पैसा एम्प्लॉयर को देना है, यानी जो उनको नौकरी पर रखेगा उसको देना है। इस पूरे मुद्दे के राजनीति 3 पहलू हैं जिस पे मैं बात करूंगा संक्षेप में। इसकी पॉलिटिक्स क्या है, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा भारत के ऊपर, और इसकी और फॉरेन पॉलिसी का मामला क्या है। शुरुआत करते हैं इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे। आपने बताया लगभग 70% लोग भारतीय हैं H1B वीजा के लाभार्थी, 70% से भी ऊपर। नंबर 2 पे चाइना है 12-13% पे। आप सोचिए, चाइना नंबर 2 पे 12-13% पे, इतना बड़ा गैप। तो सबसे बड़ा जो ग्रुप लाभार्थियों का है वो भारतीय लोगों का है। अब दूसरा आंकड़ा मैं आपको देता हूं कि $1 लाख जो भारतीय वहां पे नौकरी कर रहे हैं
टेक्नोलॉजी कंपनी में या दूसरी कंपनियों में, उसमें 75% लोगों की तनख्वाह ही $1 लाख से कम है सालाना। केवल 5% भारतीय अमेरिका में है जो $1.5 लाख $1.5 लाख से ऊपर की तनख्वाह पे है। तो अब जितनी तनख्वाह उतना ही वीजा की फीस। बड़ा कलेजे वाला एम्प्लॉयर होगा जो रखेगा। दूसरा, इसका इम्पैक्ट केवल अमेरिका कंपनी में, अमेरिका के टैलेंट पूल पे नहीं पड़ेगा। इसका सीधा पहला असर भारतीय कंपनियां जो यहां से एम्प्लॉय भेजती हैं अपने अमेरिका में, क्योंकि उनको अमेरिकी इंजीनियर महंगे पड़ेंगे बहुत, तो वो वीजा फीस के बावजूद उनको यहाँ के एम्प्लॉय सस्ते पड़ते हैं। इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनियों पर सीधा असर पड़ेगा। और दूसरा इसका असर जो पड़ने वाला है राजीव जी, वो 55% जीडीपी हमारी सर्विस सेक्टर से आ रही है, और सर्विस सेक्टर पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। केवल इसका ही नहीं कि कुछ एम्प्लॉय नहीं जा पा रहे, इसका ओवरआर्चिंग इम्पैक्ट पड़ेगा पूरी सर्विस इंडस्ट्री पे, जो ITES जिसको कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज, जिसमें कॉल सेंटर वगैरह आते हैं। तो एक बड़ा झटका भारत की अर्थव्यवस्था पे है, बड़ा झटका भारत के टैलेंट पूल पे है जो अमेरिका में जा रहे थे और बड़ा नाम कमा रहे थे, चाहे वो गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, सबके CEO इंडियंस बन चुके थे। तो अब ये तो मुश्किल हो गया वहाँ पे जाना। अब इसका देखिए पॉलिटिक्स पे आते हैं। इसकी जो पॉलिटिक्स है राजीव जी, अभी नरेंद्र मोदी जी का आप दिखा रहे थे, नरेंद्र मोदी जिनको वो एड्रेस कर रहे थे, उनको सपना नहीं दिखा रहे थे कि भारत कितना विकसित हो जाएगा, कि अमेरिका लाइन लगाएगा। नहीं, वो अमेरिका में बसे हुए भारतीयों को अपना ब्रांड बेच रहे थे, वो अपना प्रचार कर रहे थे चुनाव का, वो अपनी स्वीकार्यता बना रहे थे NRI के कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीच में, क्योंकि उनको मालूम था कि जो NRI है वो बड़ा इम्पैक्ट डालता है भारत की पॉलिटिक्स में। तो वो सपना नहीं दे रहे, वो बना रहे प्रचारक अपने। और नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स का केंद्र रहा है विश्व गुरु, बाहर जाना और विदेशों से अपनी पॉलिटिक्स। यहाँ पे हर विदेश यात्रा में विदेश मंत्रालय का भी काम हो गया कि एक ऐसी महिला भी ढूंढ के लाओ जो रोए कैमरों के सामने, बसों का इंतज़ाम हो, रैलियां हो वहाँ पे। तो मोदी जी की जो पूरी पॉलिटिक्स का बड़ा एक केंद्र था वो विदेश नीति के जरिए था। लेकिन विदेश नीति राजीव जी बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत सूझबूझ का विषय है, बहुत पढ़े लिखे लोगों का काम है। विदेश नीति झप्पी डाल लिया, किसी को माई फ्रेंड कह दिया, किसी ने आपको माई फ्रेंड कह दिया, उससे विदेश नीति नहीं चलती है। अभी उत्कर्ष जी ने बहुत डिटेल में समझा दिया। आप देखिए कि ट्रंप लगातार गोल पोस्ट चेंज कर रहा है आपके लिए। पहले उसने 25% टैरिफ लगाया, 25% केवल टैरिफ नहीं लगाया, उसने 50 कंट्रीज को 25% से नीचे के टैरिफ में रखा, ताकि भारतीय कंपनियां जो अमेरिका से व्यापार नहीं कर पाएंगी वो दुनिया में कहीं और भी ना कर पाए। तो 20% की टैरिफ में उसने बांग्लादेश, ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया इन सबको रखा। भारत 50 कंट्रीज को भारत के नीचे रखा। और अभी उससे हम जूझ ही रहे थे कि उसने रशिया यूक्रेन वॉर का बहाना लेकर 25% और पेनल्टी यानी 50% का टैरिफ। अब आपको नेगोशिएट क्या करना है कि वो 50% का टैरिफ हट जाए, 25 ही हो जाए। वो गोल पोस्ट चेंज कर रहा है। अभी पीयूष गोयल अपनी अटैची लगा रहे हैं अमेरिका जाने के लिए, और ये H1B वीजा का डाल दिया उसने। तो ये लगातार वो गोल पोस्ट चेंज करता है। आप
आप उसको झप्पी देते हैं, वो आपकी बर्थडे विश करता है, लेकिन आपके नागरिकों को हथकड़ी बेड़ी पहना के बेचता है, देश के आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाता है। 40 बार कहता है कि सीज फायर उसने करवाया। तो ऐसे विदेश नीति का क्या मतलब है? विदेश नीति जो हम लोगों ने पढ़ा और पढ़ाया गया और अभी प्रैक्टिस करते हैं, विदेश नीति का एक ही उद्देश्य होता है, नेशनल इंटरेस्ट, देश का हित। वो राजनीति का अखाड़ा नहीं है। बहुत सारे लोग, प्रधानमंत्रियों की विदेश नीति बहुत सूझबूझ भरी रही है, लेकिन मोदी जी की विदेश नीति को आप देख लीजिए, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, कभी आप यहाँ जाते हैं, कभी चाइना के साथ चले जाते हैं, चाइना धोखा देता है तो अमेरिका को जाते हैं, अमेरिका कहता है सीज फायर तो फिर आप, या टैरिफ लगाता है तो आप चाइना के साथ चले जाते हैं। ये विदेश नीति ऐसे हर सोमवार को नहीं बदलती है। इसलिए मैंने कहा कि गंभीर विषय है विदेश नीति। तो मोदी जी का एक तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा मोदी जी का गाना गाने वाले यही H1B वीजा के लोग हैं। अब इनको ट्रंप ने मौका दिया देश की सेवा करने का। ये देश विदेश में बैठकर भारतीयों को ज्ञान दे रहे थे, तो अब इनको देश सेवा करने का मौका ट्रंप ने दिया है। मुझे लगता है कि बिल्कुल करेंगे ये, और करना भी चाहिए देश की सेवा। देश में रहकर देश की सेवा करनी चाहिए। अगर आपने इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस की बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हैं तो देश के लिए लगाइए ना। तो लेकिन इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट बड़ा पड़ने वाला है। मुझे नहीं लगता है कि अब क्या नेगोशिएट करेंगे जाकर वहाँ पे। और अभी आप राहुल गांधी का ट्वीट दिखा है 2017 का, जी 5 जुलाई 2017, उसके नीचे जो खबर है वो H1B वीजा के बारे में ही है जी, कि अमेरिका से बातचीत में H1 वीजा उनकी टेबल पर नहीं था। सारे प्रधानमंत्रियों का रहा है, मनमोहन सिंह का रहा है, मनमोहन सिंह ने उसमें कामयाबी भी हासिल की थी, कोटा बढ़वाया था ओबामा से जी। तो ये चौतरफा जो है विफलता जो है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आ गई है। सेकेंड राउंड पे बिहार और इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल सेकेंड राउंड में आते हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर क्या कुछ हो रहा है और उस हमले जो हो रहे हैं उसको रोकने के लिए या देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विपक्ष क्या कर रहा है, और राहुल गांधी आखिर क्यों बार बार कह रहे हैं कि अभी तो हाइड्रोजन बम आना बाकी है। इन सब पे चर्चा करेंगे। और इन सब के बीच आज एक शानदार पॉडकास्ट देखिए इस चर्चा के बाद अभिषेक मनु सिंघवी के साथ। आप जानते हैं अभिषेक मनु सिंघवी देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक हैं। इतना ही नहीं बल्कि वो 4 बार के और चौथी बार राज्यसभा सांसद, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और उन तमाम केसेस में वो पाए जाते हैं, यानी उन केसेस को लड़ते हैं जिसमें SIR मुद्दा जो है बहुत गंभीर है। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स उस केस को लड़ रहे हैं। उसके अलावा आप EVM पर उन्होंने काफी लड़ाई लड़ी, आगे बाकी है वक्फ की लड़ाई। वक्फ बिल पर जो अभी अंतरिम फैसला आया है, उस फैसले के बाद अब फिर से सुनवाई कब शुरू होने वाली है, वक्फ पे भी सुनवाई होगी। और उमर खालिद जैसे दिल्ली के दंगों के आरोपियों को आखिर क्यों नहीं जमानत मिल पा रही है, और कोर्ट के अंदर क्या कुछ चल रहा है, देश की सियासत में क्या चल रहा है, और साथ साथ राहुल गांधी ने वोट चोर गद्दी छोड़ इस नारे को क्यों पकड़ लिया है, इसका इंपैक्ट क्या है, इन सब पे गंभीर चर्चा। एक छोटी सी वानगी, एक छोटी सी झलक देखिए और फिर आता हूं सीधे अमलेंदु उपाध्याय जी के पास और बहुत सारी बातें करेंगे। देखिए जरा। 7 अगस्त को उन्होंने पहली बार जिसको एटम बम उन्होंने नाम दिया था और वो लेके आए थे महादेवपुरा। देखिए हमारी सरकार नहीं है, हम केंद्र में नहीं है, हम हर प्रदेश में नहीं है, हम कुछ प्रदेशों में है। तो पहला समझना आवश्यक है कि साधन कहाँ है हमारे पास। पहले हमने चेक किया, सूची बनाई, अब इतने लोगों ने डिलीट हुए XYZ, उसके ऊपर CID ने इंक्वायरी की और चल रही है। अब CID में आप कह लीजिए सरकार हमारी है, कांग्रेस गलत है, राहुल गांधी गलत है, CID भी गलत है, मान लीजिए आप, तो यही आंसर आता है हमेशा।
और क्या करे सीआईडी? अगर इस तरह का जवाब, जिसको हम अंग्रेजी में स्टोन वॉलिंग कहते हैं, महाराष्ट्र में पहले ऐसा आया था, कर्नाटक का जो दूसरा उदाहरण दिया था पहले कुछ महीनों पहले राहुल गांधी, वहां भी ऐसा ही जवाब आया था। आपको मालूम है कि जो नियुक्तियां होती हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की और चुनाव आयोग के लोगों की, वो दोनों प्रसारित हैं, निर्धारित हैं, लिखित हैं संविधान में। तो मेरा इसमें निचोड़ ये है कि जब जब राहुल गांधी कुछ बोलता है तो उसको एक तो पूर्व निर्धारित जवाब नहीं दीजिए, दूसरा तथ्यों पर जवाब दीजिए। कि एक उसकी स्टडी हुई, अब वो स्टडी में एक आपको आंकड़ा देता हूँ कि 27 सीटें ऐसी है जहाँ पे 8% बढ़ोतरी हुई 5 महीने में। उन 27 में से 23 या 24 सीटें जो है वो बीजेपी प्लस को मिली। महाराष्ट्र एक अच्छा उदाहरण इसलिए है क्योंकि इतनी बढ़ोतरी और उनमें से 80% एक पार्टी को मिले, ये अपने आप में अपनी कहानी बताती है। और इसको मैं तो कहता हूं, मान लीजिए झूठ है सब, सीआईडी भी झूठ है, राहुल गांधी भी झूठ है, कांग्रेस भी झूठ है, इसको तो 2 मिनट खत्म कर सकते हैं आप। राहुल गांधी ने संकेत दे दिया है कि ज्यादातर अधिकतरी उत्तर प्रदेश से है। चुनाव आयोग इतना एक जिद दिखाई देता है जी, एक जिद दिखता है जी। जिद आपकी हो सकती है निजी, मेरी हो सकती है। संविधान जिद की नहीं, दो शत्रु भी संविधान में उनको बात करना अनिवार्य है। तो ये पूरा का पूरा इस पॉडकास्ट को आप देखेंगे इस कार्यक्रम के बाद, और बहुत कुछ बहुत विस्तार से, और सबसे बड़ी चीज कि यहां पर आखिर देश की सियासत कैसे इर्द गिर्द इसके घूमती है, चाहे वो एसआईआर हो, चाहे वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो फैसला आया है वो हो, बिल पर फैसला जो आया है वो हो, या आने वाले समय में और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे मसले जिनका असर सीधे सीधे देश की सियासत पर पड़ता है। इन सब पे आप इस पॉडकास्ट में खुले तौर पे चर्चा सुनेंगे और बने रहिएगा हमारे साथ। अमलेंदु जी, आपके पास आना चाहता हूं, जरा आप सियासत की तरफ चलें। H1B वीजा पे बहुत चर्चा हम कर चुके, हमारे तीनों साथियों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन इससे इतर इन सब का असर, और यहां से दिल्ली से लेकर बिहार तक, और उसमें राहुल गांधी वायनाड पहुंचते हैं, वहां भी कह रहे हैं हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। आखिर है कहां वो हाइड्रोजन बम, और अगर हाइड्रोजन बम है तो उसमें क्या हो सकता है जिसके बारे में राहुल गांधी इतने आश्वस्त हैं। 2017 में H1B वीजा के बारे में कहते हैं, राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कमजोर हैं। 2025 में आज की तारीख में फिर से ट्वीट करते हैं और कहते हैं, मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कमजोर हैं। उस समय भी वही मसला था, आज भी वही मसला है, और इन सब के बीच कमजोर तो हमारा चुनाव आयोग हो चुका है, जो नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी के घुटनों के नीचे है। अगर लोग कहने लगे हैं, उन्हीं की बातों की को चुरा के मैं कह रहा हूं। अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, चुनाव आयोग तो भारतीय जनता पार्टी के एक कहा जाए अनुषंगिक संगठन की तरीके से काम कर रहा है, और सीधे सीधे मनोज झा जो आरजेडी के सांसद ने कह ही दिया था कि हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा का एक नया प्रवक्ता पा लिया। तो यानी अनधिकृत प्रवक्ता ज्ञानेश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये बात सामने आ रही है। और राहुल गांधी ने भी इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजीव जी, उसमें तो सीधे ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार जो है वोट चोरों को बचा रहे हैं। हालांकि कल ज्ञानेश कुमार जी के संस्था ने एक फिर से जो है स्पष्टीकरण जारी किया है, और फिर उस स्पष्टीकरण में सारी बातें जो राहुल गांधी के आरोप है उनको एक तरीके से स्वीकार कर लिया है। उस स्पष्टीकरण में कहा है कि साहब हमने ही एफआईआर दर्ज कराई थी आनंद विधानसभा सीट की, और जो थे वो वहाँ 5,994 वोट जो थे वो फर्जी जो थे काटने का जो प्रयास किया गया था, हमने ही इस पे एफआईआर दर्ज कराई। तो आपने जब एफआईआर दर्ज कराई तो अब सीआईडी आपसे मांग रही है तो वो दस्तावेज क्यों नहीं दे रहे हैं? फिर उस स्पष्टीकरण में कह रही साहब हमने तो 2023 में ही जो था वो वहाँ एसएसपी को दे दिया था। अरे भाई, आपने एसएसपी को जो दे दिया था, लेकिन अब जो सीआईडी आपसे मांग रही है वो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? चूंकि वो सीआईडी जो चीजें मांग रही है वो आप दे देंगे तो असली चोर पकड़ में आ जाएगा। और चर्चा ये है राजीव जी कि असली चोर जो है वो इजराइल में बैठा हुआ है, वहां की कोई कंपनी है, उसके बारे में कहा जाता है कि उसने 30 देशों में इस तरीके के कुकर्म किए हैं, सरकारें बनाने और बिगाड़ने के, इसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ किया गया। तो वो अगर आईपी एड्रेस वगैरह दे देंगे जो सीआईडी मांग रही है, तो वो पोल खुल जाएगी कि इजराइल में बैठी हुई कंपनी की सेवाएं भारतीय जनता पार्टी ले रही थी, और चुनाव आयोग ने उसको डाटा उपलब्ध कराया। फिर राजीव जी, कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो एक तेलंगाना में एक कार्यक्रम था सरकार का, राज्य सरकार का, उसके एक निजी कंपनी को आपने पूरा का पूरा डाटा जो है पूरे राज्य का
मैं फोन नंबर, फोटो, पता, एड्रेस सबके आपने पकड़ा दिया, उस पर अब आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि साहब हम जो है वो माताओं बहनों के फोटो हैं, माताओं बहनों के फोटो हैं और उनके आप नहीं दे सकते, लेकिन वहां जो है आप पूरा का पूरा प्राइवेट कंपनी को आप क्या क्या दिए दे रहे हैं। तो उसका क्या इस्तेमाल किया गया होगा, क्या दुरुपयोग किया होगा, इसके बारे में कोई जानकारी चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। तो चुनाव आयोग बुरी तरीके से घिरा हुआ नजर आ रहा है। और राहुल गांधी, राजीव जी जितना बताते जाते हैं कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, जब फोड़ेंगे तब फोड़ेंगे, लेकिन जो फोड़ने से पहले भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के पेट जो है राजीव जी वो जोर जोर से दर्द करने लगता है, उनको कोई ना कोई रोज आकर के बात करने लगता है उसी हाइड्रोजन बम की। तो राहुल गांधी हाइड्रोजन बम जब छोड़ेंगे तब छोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी जो है वो पंकर में रोज घुसती है और रोज निकल कर बाहर आती है। उसे लगता है ये पंकर में घुस जाओ, अब छूटने वाला है बम, और फिर बाहर निकल कर आकर कहती है अरे फोड़ा ही नहीं इसने तो अभी बम। तो राहुल गांधी भी इससे मजे ले रहे हैं, लेकिन जिस दिन फोड़ेंगे तो उस दिन वास्तव में जबरदस्त तरीके से होगा। आज फिर उन्होंने बाइनाट में साफ तौर पर कहा कि हम जो है किसी भी देश, किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके का कोई संदेह ना रह जाए कि नरेंद्र मोदी चोरी के वोटों से नहीं जीते हैं, हम 100% प्रूफ देंगे। तो राहुल गांधी 100% प्रूफ की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर जब सीधे सीधे आरोप कर रहे हैं कि वे चोरी के वोटों से जीते हैं, प्रधानमंत्री को राजीव जी खुद आगे बढ़कर कहना चाहिए कि भाई मैं हर तरीके की जांच के लिए तैयार हूँ, आपके पास जो सबूत है वो दे दीजिए। वरना प्रधानमंत्री कहे कि ठीक है मैं इस्तीफा दिए देता हूँ, फिर से चुनाव लड़ता हूँ, इतने आरोप है। तो प्रधानमंत्री आके फिर इस्तीफा दे के चुनाव लड़ना क्यों नहीं चाहते जी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि प्रधानमंत्री लगातार घिरे हुए हैं। अब जो राजीव जी आपने प्रधानमंत्री का मुझे सुनवाया था वीडियो कि वो कह रहे हैं अमेरिका के लोग यहाँ के वीजा देंगे, उस समय परिस्थितियां दूसरी थी। अमेरिका उस समय नरेंद्र मोदी को ही वीजा नहीं दे रहा था, तो नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि वीजा की मैं क्यों लूं, अमेरिका यहाँ के वीजा लेगा। तब नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे, उसके बाद अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को वीजा दे दिया जब वो प्रधानमंत्री बन गए। तो पुचकार लिया जैसे ही मतलब अमेरिका ने, तो नरेंद्र मोदी भूल गए सारी बातों को। अब डोनाल्ड ट्रंप जब पुचकार लेता है तभी कूद के आगे से कह देते हैं थैंक यू ट्रंप साहब, थैंक यू ट्रंप साहब, और फिर पीछे से एक धौल जमा देता है ट्रंप, तभी फिर खामोश हो जाते हैं। अब आपने ट्रंप का वो तो देख लिया कि साहब उसने आपको बधाई दी तो आपने थैंक यू तुरंत बोल दिया, लेकिन ट्रंप ने जब ये H1B वीजा जो है इस पर जब लगा दिया टैरिफ, इस पे सुपर टैरिफ लगा दिया, तो आप खामोश हो गए। अब आपके मुंह से कोई एक शब्द नहीं निकल रहा है। तो प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि आखिर ट्रंप से उनके मामला क्या हैं, और ट्रंप से आपके कुछ भी मामला हो, आप भले ही बचपन में साथ साथ मगरमच्छ पकड़ते रहे हो, बड़नगर के रेलवे स्टेशन पर आपने दोनों ने मिलकर चाय बेची हो, बेची ना बेची हमें नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है कि आपने और ट्रंप ने दोनों साथ साथ बेची हो। आप बहुत लंगोटिया यार हैं, ओबामा के साथ भी आप तू तड़ाक से बातें करते थे, आप नहीं बताया था। तो आपके संबंध रहे होंगे किसी के साथ कुछ भी हो, लेकिन आपके उन संबंधों का अगर भारत को नुकसान हो रहा है, यहाँ के लोगों को नुकसान हो रहा है, तो ये आपकी दोस्ती किस काम की है। तो आपकी दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन अगर आपका कोई दोस्त भारत का दुश्मन है तो भाई हम उसको अपना दोस्त कैसे मान लें। मोदी जी आपका दोस्त होगा, भारत के दुश्मनों से आप दोस्ती कर सकते हैं, भारत दोस्ती नहीं कर सकता। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। पॉलिटिकल सिनेरियो, पॉलिटिक्स किस दिशा में जाते हुए हम देखते हैं, और इसमें अगर जैसे उत्कर्ष सिन्हा जी बता रहे थे और सही कह रहे थे कि चाहे बीजेडी हो, आम आदमी पार्टी हो या बीआरएस हो, ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे दल हैं, चाहे जेडीयू को ले लीजिए या आप आंध्र प्रदेश में मुखिया बने बैठे हैं चंद्रबाबू नायडू को ले लीजिए, इन लोगों के जो इनकी जो एक्टिविटी है, जो गतिविधियां हैं, वो साफ दिखाई देती हैं कि हम सत्ता के साथ हैं। पिछले 10 साल से 12 साल से तो वो सत्ता के साथ हैं, कभी वॉकआउट करके, कभी वोट नहीं देंगे तब, या कभी अंदर रह के वोट देना। लेकिन आज की तारीख में वोट चोरी पे ये बातें कहना या वोट चोरी होती है उसमें साथ देना, साथ देने के लिए राहुल गांधी के की तरफ हाथ बढ़ाना, इसके क्या मायने देखे जाएं? क्या सचमुच यहाँ कुछ चेंज हो रहा है? क्या पॉलिटिक्स में, सियासत में आने वाले समय में हम कुछ चेंज देखने वाले हैं? क्या राहुल गांधी के हाथ बहुत बड़ा मुद्दा लग गया है, जिस मुद्दे से देश की सियासत प्रभावित हो रही है, और इसीलिए अब ये दल भी जो हमेशा सत्ता पक्ष के साथ रहे हैं, वो दल भी अब किनारा काटने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा लगता है क्या? इन सवालों को जरा और यहां उसको विस्तार देते हैं समीर जी। राजीव जी, कुछ चीजें हैं। पहली बात तो ये कि हम अगर जो राहुल गांधी सीधे सवाल पूछ रहे हैं चुनाव आयोग से, उसका बहुत सीधा सा जवाब है कि चुनाव आयोग उसका जवाब दे दे। और जिस तरीके से पूछा जा रहा है,
राहुल गांधी आज पूछ रहे हैं, महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए, हरियाणा में, तो वहां के स्थानीय विधायकों से लेकर और पार्टी की जो राज्य इकाई रही कांग्रेस पार्टी की, उन सारे लोगों ने शिकायत की। मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं देता है। तो चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है तो हम लोग समझ सकते हैं कि दो कारण हो सकते हैं। या तो वो पूरे के पूरे विपक्ष को कुछ समझता नहीं है, विपक्ष की क्या हैसियत है इस संसदीय लोकतंत्र में, इसका महत्व नहीं जानता है। उसको ये लगता है कि सरकार खुश रहे, बाकी सब चाहे कुछ भी हो। या फिर दूसरी बात ये है सीधे तौर पर कि आपके पास छिपाने के लिए है, बताने के लिए कुछ नहीं है। आप कुछ चीजें छिपाना चाहते हैं और वो बात बाहर निकल कर आ न जाए, इसलिए इधर उधर घुमाते रहते हैं। तो दो ही चीजें हैं, और दोनों ही चीजें, अगर दोनों ही बातें हैं, दोनों ही कारण हैं, तो दोनों ही कारण इस संवैधानिक संस्था के लिए बहुत ही हानिकारक है। वो चाहे उसको किसी भी वजह, उसके पीछे वजह कुछ भी हो, किसी के व्यक्तिगत अपने कुछ स्वार्थ हो, चाहे वो किसी के लिए कुछ जानबूझकर करना चाह रहा हो, लेकिन अगर ये दो कारण है। दूसरी बात ये है कि जो आरोप ये लगते हैं इस चुनाव आयोग पर कि वो बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी की मदद कर रहा है और बीजेपी की सरकारें बनवा रहा है, उन आरोपों की पुष्टि इसी बात से होती है कि चुनाव आयोग बोला नहीं। यहां अगर आरोप लगे कि तुरंत भारतीय जनता पार्टी के नेता कूद कर आ जाते हैं। भाई, भारतीय जनता पार्टी तो उन आरोपों में कहीं पार्टी है ही नहीं। उसको आकर सफाई देने की, उसको चुनाव आयोग को डिफेंड करने की, एक संवैधानिक संस्था को डिफेंड करने की क्या जरूरत है? चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, ये उतनी ही संवैधानिक संस्था भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है जितनी कांग्रेस पार्टी के लिए, मेरे लिए और आपके लिए, वो सबके लिए संवैधानिक संस्था है। उस संवैधानिक संस्था पर हमारा भी उतना ही अधिकार है, विपक्ष का भी उतना ही अधिकार है और सत्ता पक्ष का भी उतना ही अधिकार है जितना कि दूसरे लोगों का। और वो जिम्मेदार, चुनाव आयोग जिम्मेदार भी सबके प्रति उतनी ही है। वो देश की जनता, संविधान के प्रति जिम्मेदार है। तो वहां पर किसी एक पार्टी, कोई एक पार्टी, और जिस पार्टी को ये लाभार्थी बताया जा रहा हो, आरोप लग रहे हो, अगर वो आकर डिफेंड करने लगती है तो इन आरोपों की पुष्टि के लिए फिर कोई संदेह नहीं रह जाता। और दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग ने किन जगहों पर किस तरीके से मदद की है, नहीं की है, आरोपों की पुष्टि होने में, करने में बहुत दिक्कत नहीं है। साफ साफ तमाम चीजें दिखाई पड़ती। SIR में ही कितने पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने लंबी चौड़ी बहस सुप्रीम कोर्ट में हुई, सारी चीजें बिल्कुल खुलकर आ गई कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। दोनों ही चीजें खुलकर आ गई। मुख्य चुनाव आयुक्त का एटीट्यूड भी दिखाई पड़ गया कि उनको ये इस बात का पूरा भरोसा है कि कोई कुछ नहीं हमारा कर सकता अगर सरकार हमारे साथ खड़ी है। हालांकि उनको शायद ताज़ा तरीन उदाहरण जो पूर्व उपराष्ट्रपति का है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन अभी वो इस गफलत में है कि उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आपका कोई कुछ करे क्यों? आप अपने को उस स्तर पर ले क्यों जा रहे हैं? आपको मुख्य चुनाव आयुक्त से आगे जाकर क्या करना है, क्या नहीं करना है? आप अपने पहले ही एक इतने बड़े संवैधानिक पद पर हैं जिसमें आपको पूरे देश के लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी, आप उस जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभा रहे हैं? तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो चुनाव आयोग और बीजेपी की साठगांठ का पर्दाफाश करती हैं, उनका पूरा प्रमाण देती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी कुछ करे न करे, कम से कम चुनाव आयोग को तो अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और चुनाव आयोग को इन आरोपों का सीधे सीधे जवाब देना चाहिए। चाहे वो 1-to-1 जवाब दे, एक बार बुलाएं, मीटिंग करें, विपक्ष के सारे नेताओं को बुलाएं और कहें सीधे कि आपके क्या सवाल हैं और आपके क्या जवाब हैं, ये हमारे जवाब हैं उसके। ऐसा करने में दिक्कत क्या है ये नहीं समझ में आता है। चुनाव आयोग ऐसा क्यों नहीं करता है? क्या उसको विपक्ष को इतना इग्नोर करता है? और विपक्ष को इग्नोर करना, क्या इसका उसे इनाम मिलता है या इनाम मिलने की उसको उम्मीद है, या फिर कोई और कारण है? क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित तौर पर ये इसके पीछे छिपाने के लिए उसके पास चीजें हैं जो जानबूझकर वो छिपा रहा है। नहीं छिपाएगा तो वो निकल आएंगी, तो उसमें वो कहीं ना कहीं फंस रहा होगा, जैसा अमलेंदु जी बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें निकल कर तो आएंगी ही, आज नहीं वो कल कर निकल कर आएंगी, और आप फिर तब भी पता चलेगा देश को जो आज पता चल रहा है। आज अभी वो आप छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समय बाद पता चलेगा। लेकिन अल्टीमेटली इतनी महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था की जो विश्वसनीयता आप खत्म कर रहे हैं वो इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है।
जी जी बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे इस पे आप उत्कर्ष सिन्हा जी? जी देखिए, ये सारी बातें इस तरह से अब सामने आने लगी हैं और जिस तरह से अभी समीर भाई बता रहे थे कि जब भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई बात आती है तो एक पॉलिटिकल रिस्पांस आना शुरू हो जाता है। अब ज्ञानेश कुमार जी पिछली बार के खुलासे के बाद उन्होंने 7 दिन का एक अल्टीमेटम दे रखा था कि 7 दिन में आप ये करिए, नहीं तो हम ये करेंगे। अब 7 दिन के बाद तो अब तो पता नहीं कितने दिन बीत गए और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई और इस बार नाम लेके हो गई। तो ये बताता है ना कि खोखलापन जो है। अब मान लीजिए कि जैसा वो कह रहे हैं कि साहब FIR हमने लिखवाई थी, तो FIR लिखवाई थी, उसके बाद फॉलोअप क्या किया? और ये सवाल भी बड़ा जायज है कि भाई अगर CID इसकी जांच कर रहे तो आपने क्यों नहीं किया? अच्छा, इस बेवकूफी मतलब हड़बड़ी कह लीजिए, आप खुद ही मान लिए कि जो बात कही जा रही थी कि इलेक्ट्रॉनिकली कट हुआ है, डिलीशन हुआ है, वो तो सही है। भाई आपने मान लिया ना कि इलेक्ट्रॉनिकली डिलीशन हुआ है, लेकिन आप जवाब क्या दे रहे हैं कि साहब इलेक्ट्रॉनिकली नहीं हो सकता, ऑनलाइन हो नहीं सकता, जबकि आपका विज्ञापन अखबारों में छपा हुआ है कि आप घर बैठे अपना नाम जुड़वाइए या कटवाइए। तो ये एक हड़बड़ी है, ये एक अजब सी स्थिति है जहां पर इलेक्शन कमीशन अब पूरी तरीके से एक्सपोज्ड है। और एक्सपोज्ड होने का नतीजा क्या? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि पॉलिटिक्स इज नथिंग बट ऑल अबाउट परसेप्शन। परसेप्शन बन गया है। अब ये परसेप्शन मजबूत हो रहा है। जैसे जैसे अब अनुराग ठाकुर उतर जाएं, चाहे गिरिराज सिंह उतर जाएं, कोई भी आके बोलने लगे, वो निशिकांत दुबे उतर जाएं, तो ये बड़ा सीधा हो रहा है कि यार मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ अब चुनाव के भीतर देखिए, बीजेपी पिछले 2 चुनाव में, मतलब जो 2024 का जो इलेक्शन है वो और अभी जब बिहार का इलेक्शन है, वो दोनों को देखिए और उसके पहले की बीजेपी को देखिए। बीजेपी अपने चुनाव में एक चीज में हमेशा आगे रहती थी, पिच वो सेट कर देती थी जी। कभी राष्ट्रभक्ति की पिच है, कभी मतलब कोई पिच है, और कभी जब यहां तक स्मार्टनेस थी कि जब राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है तो चौकीदार की पिच सेटिल हो गई, तो पिच सेट कर देती थी। लेकिन 2024 में यहीं पर वो कमजोर पड़ गई थी, वो एजेंडा सेट नहीं कर पाई इलेक्शन का। और 2025 में अब जब हम बिहार के चुनाव की तरफ चल रहे हैं, तो बिहार के चुनाव में बीजेपी कोई एजेंडा सेट नहीं कर पा रही। अब उसको खेलना है इसी पिच पर, वो कुछ भी करे, महीने भर के भीतर वो कोई नया राग लेके आए, अपने पूरे कैंपेन मटेरियल के साथ आए, बावजूद उसके ये सवाल पीछा नहीं छोड़ने वाला है। क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा, उसके बाद तेजस्वी की यात्रा, इसके बाद क्या है तर्कश में पता नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी की यात्रा है इसके बाद। तो अब मोमेंटम इसी तरीके से बन गया है। अब मोमेंटम बन गया है तो आप क्या करेंगे? आप कोई नया एजेंडा लेके आएंगे तो कैसे आएंगे? अपने ट्रोलर आर्मी के जरिए आएंगे, अपनी आईटी सेल के। अब आईटी सेल का भी आलम क्या है? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा को देखिए सोशल मीडिया के, तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की व्यूअरशिप मोदी की के इवेंट्स की व्यूअरशिप से कहीं ज्यादा होने लगी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा देश का माहौल बदल गया है, मैं खाली डेटा की बात कर रहा हूं कि अब अगर मान लीजिए कि 1 करोड़ या 5 करोड़ या 10 करोड़ लोग देख रहे हैं, तो वो क्यों देख रहे हैं? वो आलोचना निकालने के लिए देख रहे हैं, या कन्विंस होने के लिए देख रहे हैं, या न्यूट्रलाइज मूड में देख रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं। तो जब आप देखते हैं तो कुछ समझते भी हैं, कुछ सोचते भी हैं। सो वो सारा जो पूरा माहौल बना, उत्तर प्रदेश की बात मैं करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में अभी हमारे मुख्यमंत्री ने 2 रोज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि
2017 के पहले तो यूपी में न एक भी मेट्रो नहीं थी, सिर्फ 2 हवाई अड्डे थे। अब पता नहीं उनको कौन ये उनका सलाहकार है जो बता रहा है, क्योंकि नोएडा उत्तर प्रदेश में ही है, वहां तो मेट्रो पहले चल चुकी थी। जो लखनऊ की मेट्रो थी उसमें अखिलेश यादव तो सफर कर चुके थे परिवार के साथ जी। हवाई अड्डे भी बनारस में था, लखनऊ में था। हाँ, अपग्रेडेशंस हुए हैं, बहुत सारा चीज हुई है, लेकिन ये सब जब कह रहे हैं ना तो कुछ बनता नहीं है। अल्टीमेटली आपको जाना कहां पड़ता है कि भाई गोल्डी बरार और वो क्या नाम है उसका, लॉरेंस बिश्नोई के 2 शूटर जो दिशा पाटनी के घर पे जिन्होंने किया था, उसकी बम बम है। लेकिन फिल्म आई, कल रिलीज हुई हमारे मुख्यमंत्री के जीवन गाथा पे। पहले दिन 20 लाख रुपए का कलेक्शन और दूसरे दिन आधा हो गया। तो माहौल नहीं है। और माहौल जा कहां रहा है? पीडीए। पीडीए इसलिए नहीं कि अखिलेश यादव बोल रहे हैं, पॉलिटिशियन तो उसको खाली कॉइन करता है ना। पीडीए इसलिए कि जब आप देख रहे हैं कि जब भर्तियां हो रही हैं और उन भर्तियों में आपको वही एक जाति विशेष वाले आरोप दिखाई दे रहे हैं जो आप दूसरों पर लगाते रहे थे। आप ये देख रहे हैं कि जब थानों में जा रहा है कोई वंचित, पीड़ित, शोषित तबके का आदमी, तो उसके साथ क्या हो रहा है। जमीनों पे कब्जे नहीं रुक रहे हैं, कब्जे करने वाले की शक्लें बदल गई हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की पार्टी कार्यालयों से लेके और अपने निजी आवास तक अश्लील वीडियोज और तस्वीरें आने लग रही हैं। अब ऐसे में वो पूरा तंत्र बिखर गया है। दूसरी तरफ ठोस बात हो रही है, अपोजिशन सीधे सीधे वो डेटा लेके आ रहा है। अगर एसआईआर की बात करें तो वो डेटा बेस ऑब्जेक्शंस थे, अगर वोट चोरी की बात है तो एविडेंस बेस ऑब्जेक्शंस है, अगर फॉरेन पॉलिसी की बात है तो वो नंगी आंखों से दिखाई दे रहा है, अगर इकोनॉमिक के गिरने की बात है तो वो भी डेटाबेस एविडेंसेस है। अब आप करेंगे क्या? तो अब कुल मिला के ये है कि वो जो एक बबल में हवा भरने वाला जो पंप था, बेसिकली उसकी मोटर की बाइंडिंग अब खराब हो गई है, तो वो पंप अब उस तरह से भर नहीं पा रहा है जिस तरह से वो पिछले 10 साल में भरा हुआ था। कुल इतनी कहानी है और यही राजनीति की कहानी है। जी जी बिल्कुल। प्रशांत जी आगे बढ़ाइए जरा। देखिए, जो अलंग का मामला है, जो वोटर डिलीशन का मामला है, वो उसमें कुछ चीजें सोचिए, हम लोग जरा कुछ डॉट्स को मिलाते हैं, एक तस्वीर देखते हैं कि हम याद कीजिए, हम सब यहाँ पे पत्रकार लोग बैठे हुए हैं कि पहली बार पन्ना प्रमुख की कहानी कब आना शुरू हुई? 2018-19 के आसपास, ठीक है। 2018 से पहले वोटर डिलीशन कैसे होता था? राज्य सरकारों के अधीन होता था। ये जो ईआरओ नेट बना, ये 2018 में बना, उसको सेंट्रलाइज किया गया। अब वोटर डिलीशन जो राहुल गांधी का स्पेसिफिक आरोप है वो उस पे आते हैं। आप देखिए झोल कहां पे गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि वोटर डिलीशन पहली बात रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के मुताबिक उसी कंस्टिट्यूंसी का कोई व्यक्ति कर सकता है। मैं दिल्ली में बैठकर अमेठी का, लखनऊ का, किसी और कंस्टिट्यूंसी के किसी मतदाता के बारे में मैं उसको डिलीट नहीं करा सकता हूँ। फॉर्म 7 वही भरेगा जो उस कंस्टिट्यूंसी का हो, पहली बात। दूसरी बात कि वो ऑनलाइन भी होता था, अभी भी है। उसका आप ऑनलाइन सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद उसका डाउनलोड लेते हैं, प्रिंट आउट लेते हैं, उस प्रिंट आउट को दोबारा अपलोड करते हैं या बीएलओ को बाय हैंड देते हैं। दोनों सुविधा है जी। इलेक्शन कमीशन इस पे जरा सफाई देते। दूसरी बात, जो
सबसे बड़ा उसमें गड़बड़ है वो क्या है कि वो जो पोर्टल है उसमें किसी मतदाता को दूसरे मतदाता को डिलीट कराने के लिए एक फॉर्म भरना होगा, फॉर्म 7। वो फॉर्म 7 भरने से पहले उसको लॉगिन बनाना है, वहां पे लॉगिन बना के लॉगिन करना है, अपने वोटर आईडी का डिटेल डालना है। अब उसमें पेज कहाँ पे है, कहाँ से गड़बड़ हो रहा है, वो सिस्टम मुझसे ये प्रूफ नहीं मांग रहा है कि जिसका मैं वोटर आईडी दे रहा हूं या मैंने जो अपना फोन नंबर दिया है वो उसको ऑथेंटिकेट करने का कुछ सिस्टम नहीं है, यानी कोई ओटीपी नहीं जा रहा है किसी के पास। तो किसी का वोटर आईडी, किसी का फोन नंबर, मैं आपका वोटर आईडी ले लूं, अपना फोन नंबर डाल दूं और उस पोर्टल में वोटर डिलीशन का फॉर्म कर दूं, भर दूं और उसका प्रिंट आउट लेके बीएलओ को दे दूं या अपलोड कर दूं और आपका नाम उड़वा दूं, ये कह के कि आप कोई 5-6 रीजन जो है उसको बताकर। तो उसको वेरीफाई वो नहीं कर रहा है सिस्टम, इसलिए वो कॉल सेंटर से हो रहा था। जो राहुल गांधी का आरोप है कि 30 सेकंड में कोई 30-32 सेकंड में 2 फॉर्म कैसे भर सकता है। जितनी देर मैंने एक सेंटेंस बोला उतनी देर में 30 सेकंड हो जाते हैं। इतनी देर में 2 फॉर्म कोई कैसे भर सकता है। तो निश्चित तौर पे ये फॉर्म भरे गए एल्गोरिथम के थ्रू, एक कॉल सेंटर जैसे जगह से भरे गए, इंडस्ट्रियल तरीके से ये पूरा हेरफेर हुआ है। और सुबह 4 बजे का मतलब, मैं कोई सबूत या साक्ष्य के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने कॉमन सेंस के हिसाब से कह रहा हूँ कि अगर सुबह 4 बजे ये हो रहा है तो निश्चित तौर पे ये वहां से हो रहा है जिस कंट्री के वर्किंग आवर्स हैं। भारत में वर्किंग आवर्स सुबह 4 बजे नहीं है। तो ये भी जांच का विषय, इसलिए जो चिट्ठी सीआईडी मांग रहा है और कह रहा है पोर्ट नंबर दीजिए और आईपी एड्रेस दीजिए, उससे सब सामने आ जाएगा कि कहां से ये ओरिजिनेट हुई थी एप्लीकेशन। तो वोटर डिलीशन जो है पूरा मामला इस तरीके से, ये इसमें बड़ा घपला है, बड़े पेच है। अब देखिए 2018 में ये चालू हुआ, उसके बाद 2019 के इलेक्शन में सब्यसाची दास ने रिसर्च दिया कि जो लो मार्जिन वाली सीट है वो बीजेपी ने सब जीती मोस्टली, और उन्होंने स्टैटिस्टिकल मॉडल के थ्रू इस बात को रखा। वही अब राहुल गांधी उसके सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन पे कब्जा किया गया, कि जुडिशरी का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई रोल नहीं होगा, तुरंत कानून आ गया। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट सस्पेंड किया 2023 में, उस वक्त ये अमेंडमेंट आ गया कि उनका प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता चुनाव आयुक्तों का। तो पूरी तरीके से उसकी सेफगार्डिंग हुई है। और एक बात और हुई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की या इलेक्शन कमिश्नर की तनख्वाह कैबिनेट सेक्रेटरीट से लिंक हुई है। पहले ये कहा जाता था कि उसकी तनख्वाह सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर तनख्वाह होने का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह पार्लियामेंट तय करती है, कैबिनेट सेक्रेटरीट की तनख्वाह सरकार तय करती है। तो इलेक्शन कमीशन की तनख्वाह को भी सरकार के अंदर लाया गया पार्लियामेंट से हटाकर। तो ये बड़ी एक किलाबंदी हो रही थी कि इलेक्शन कमीशन को कोई हाथ न लगा पाए, इलेक्शन कमीशन में हमारे लोग बैठे जिसको हम चाहें और विपक्ष उसका कुछ न कर पाए। तो ये कहानी शुरू होती है पन्ना प्रमुख के नैरेटिव से कि एक पन्ना प्रमुख है, इसको पन्ना मिल जाता है इलेक्टोरल रोल का, वो घर घर जाता है। भाई हम भी समाज में रहते हैं, उत्कर्ष जी भी लखनऊ में रहते हैं,
समीर जी, अमरेंदु जी, आप बताइए, कभी आपको पन्ना प्रमुख टकराया? मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ आरएसएस का बहुत प्रभाव है। मैं सुबह जब जहाँ पे मैं वॉक करने जाता हूँ वहाँ तमाम सारे आरएसएस के लोग आते हैं, लेकिन ये पन्ना प्रमुख नाम का कोई प्राणी मुझको नहीं दिखाई दिया। मेरे अपार्टमेंट में नहीं आया, मेरे इलाके में नहीं आया। तो ये पन्ना प्रमुख कोई नहीं है। पन्ना प्रमुख इलेक्शन कमीशन ही है। इसको कहते हैं ना कि वो गंगाधरी शक्तिमान है, तो यही है। तो ये पन्ना प्रमुख का फर्जी नैरेटिव गढ़ा गया, मीडिया के जरिए स्टोरीज आई बड़ी बड़ी, पन्ना प्रमुख, लेकिन नहीं था, कोई नहीं है पन्ना प्रमुख। उसके बाद किस तरीके से इलेक्शन कमीशन को किया गया, किस तरीके से उसका सिस्टम बदला गया वोटर डिलीशन का, तो ये पूरा मामला ही पूरा एक बड़ा मामला है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी के हाथ में बड़ी चीज कुछ लग गई है, क्योंकि राहुल गांधी, देखिए, बड़ी मुश्किल से राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी बनी है, पूरे देश की यात्रा की है और बहुत उन्होंने मेहनत की है, और उनके साथ अन्याय हो रहा था, बहुत मीडिया में जिस तरीके से उनको बदनाम किया गया, इतनी मुश्किल से अर्जित की गई क्रेडिबिलिटी को राहुल गांधी दांव पे नहीं लगाएंगे। अगर वो एक कह रहे हैं कि बड़ी बात है, तो वास्तव में बड़ी बात होगी। इसलिए इस बार जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मीडिया ने, मोदी मीडिया को छोड़कर बाकी मीडिया ने उसकी अच्छी कवरेज की, क्योंकि उनको लग रहा है और हमको भी लग रहा है कि राहुल गांधी के हाथ में तोते की गर्दन आ गई है। जी राजीव जी, बिल्कुल, हाथ में तोते की गर्दन आ गई है। राहुल गांधी के पास कुछ ना कुछ तो है जिसके बारे में खुलकर बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन बम है, और आज वायनाड में भी यही बात कह रहे थे। चुनाव आयोग कितना ज़्यादा दबाव में है, अगर ये सोचा जाए, ये देखा जाए, सोचने परखने की कोशिश की जाए, तो क्या कुछ दिखाई देता है? अमलेंदु जी, क्लोजिंग कमेंट। अनम्यूट कीजिए। जी, चुनाव आयोग दबाव में तो बहुत ज्यादा है, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और राहुल गांधी के आरोप लगाने के बाद राजीव जी 2 बार चुनाव आयोग ने सफाई दी। 2 दिन के अंदर 2 बार चुनाव आयोग ने सफाई दी है। एक तो जिस दिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसी दिन सफाई दी उसने ट्विटर पे। कल रात को बाकायदा रात के लगभग 9 बजे के आसपास जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी करके फिर सफाई दी, और फिर यही बातें कही कि एफआईआर तो हमने ही दर्ज कराई थी। तो चुनाव आयोग बुरी तरीके से दबाव में है, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और राहुल गांधी ने जो कहा था कि 7 दिन के अंदर या तो आप सीआईडी को कागज दे दीजिए, वरना आप जो है वोट चोरों को संरक्षण दे रहे हैं, देश ये मानेगा। तो जो ज्ञानेश कुमार जी ने मेज ठोक कर बोला था, मेज टूटने से बच गई थी उसने राजीव जी, कि राहुल गांधी जो है या तो 7 दिन के अंदर हलफनामा दें वरना देश से माफी मांगे। तो राहुल गांधी ने ना हलफनामा दिया ना माफी मांगी। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी अब तक जो है 2 बार सफाई दिलवा चुके हैं चुनाव आयोग से। तो ये राहुल गांधी के दबाव का असर है कि 7 दिन का समय जो राहुल गांधी ने दिया, अब वो सीआईडी को दें या ना दें, लेकिन वो स्वीकार कर रहे हैं कि हमने एसएसपी को दे दिए, ये कह रहे हैं। जबकि सीआईडी जो है वो 18 खत मांग चुकी है एसएसपी को, जो आपने सूचनाएं दी उसके बाद सीआईडी ने 18 बार आपसे कागज मांगे हैं, आपसे सबूत मांगे हैं, वो आप नहीं दे रहे हैं, उसको चुनाव आयोग छुपा रहा है। तो यानी सफाई तो ज्ञानेश कुमार जी को देनी पड़ रही है, और सीधे सीधे अब ज्ञानेश कुमार के ऊपर जो हमला हुआ है, तो पूरा चुनाव आयोग राजीव जी घबराया हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये है, ठीक है, राहुल गांधी का जेएनजी की बात कर रहे हैं, तो जेएनजी यहाँ कुछ करे या ना करे, लेकिन चुनाव आयोग को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि जेएनजी जो है वो तभी होते हैं, इस तरीके के कारनामे तभी हुआ करते हैं जब संवैधानिक संस्थाएं अपने काम करना बंद कर देती हैं और सत्ता में बैठे हुए लोगों की गुलाम बन जाती हैं। श्रीलंका में भी हमने यही देखा था, हमने बांग्लादेश में भी यही देखा था, और हमने नेपाल में भी यही देखा था। तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ये बनती है कि आप संविधान के अनुरूप काम कीजिए। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, लेकिन चुनाव आयोग को निष्पक्ष और ईमानदार
होना ही पड़ेगा। ये आप किसी के ऊपर एहसान नहीं करेंगे। आपने जो संविधान की शपथ खाई है, आप उस शपथ का निर्वहन करेंगे। तो इसलिए ज्ञानेश कुमार जी को ईमानदार होना पड़ेगा। उनको वो सारे सबूत जो सीआईडी मांग रही है, जो सूचनाएं मांग रही है, वो देनी ही पड़ेंगी। कोई तीसरा विकल्प है ही नहीं ज्ञानेश कुमार जी के सामने। ज्ञानेश कुमार जी के सामने कोई विकल्प है ही नहीं, वो देना ही पड़ेगा। वरना होगा ये कि सीआईडी फिर आपको नोटिस देकर बुलाएगी। आपकी गिरफ्तारी तो नहीं हो सकती है, मुकदमा तो नहीं हो सकता है, लेकिन सीआईडी आपको जांच के लिए बुला सकती है। तो ये अच्छा नहीं होगा कि सीआईडी ज्ञानेश कुमार जी को जांच के लिए बंगलौर में बुलाए। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो, जो भी चीजें मांगी जा रही है वो आप दीजिए। अब उसमें नरेंद्र मोदी फंसते हैं कि शाह जी फंसते हैं कि कोई और जी फंसते हैं, ये जब जांच होगी तब मालूम पड़ेगा। तो ज्ञानेश कुमार जी काहे घबरा रहे हैं अगर उनका कोई इसमें हाथ नहीं है तो इसलिए उनको ये चीजें दे देनी चाहिए। नरेंद्र मोदी और शाह जी जो अलग अलग कह रहे हैं, दोनों एक ही हैं, इसलिए जो भी फंसे। लेकिन सवाल ये उठता है यहाँ पे कि चुनाव आयोग क्यों फंसा हुआ है। चुनाव आयोग आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है, और उसको अपनी स्वायत्तता पर क्यों आखिर भरोसा क्यों नहीं है, या क्यों यहाँ पर किसी और की तरफदारी, किसी और की चाकरी में लगा हुआ है? ये सवाल उठता है, पैदा होता है। आने वाले समय में अगर हाइड्रोजन बम और उसके बाद कुछ और ऐसी और भी चीज़ें अगर राहुल गांधी या विपक्ष के नेता ले आए, तो ये तय मानिए कि धीरे धीरे ये संस्था जो है, जिस पर भरोसा होता था, पूरी दुनिया को भरोसा होता था, कई जगह हम ऑब्जर्वर बन के जाते थे, हमारा चुनाव आयोग जाता था, वो सब भरोसा खो देगा हमारा चुनाव आयोग। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ये सब ऐसी संस्थाएं हैं जिस पर भरोसा होता था कोटेड। चलिए, खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, बहुत शुक्रिया समीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, उत्कर्ष सिन्हा जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और बख्तावर साहब हमारे साथ हैं, भास्कर शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, मुकिम सिद्दीकी रजवी जी हमारे साथ हैं, रविंद्र कुमार जी, उदय प्रसाद सिंह अशोकनगर पटना बिहार से, राम कुबेर साहब भी हैं, और असलम चिश्ती जी हैं, कह रहे हैं कि आज उपाध्याय जी ने चुनाव आयोग की नींद उड़ा दी। और उमर अली साहब कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। एके भी हैं हमारे साथ, संबिल आलम साहब हैं, लिख रहे हैं हमने दूसर तो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि अभी फाफेली दबा देंगे चुनाव आयोग का। और राजेंद्र रुलानिया भी हमारे साथ हैं, आज गुजरात में बोल रहे थे स्वदेशी अपनाओ, खुद विदेशी सामान अपनाते हैं। और महेंद्र सिंह हैं, नमस्कारम आपको भी महेंद्र सिंह साहब, केवल भी हमारे साथ बने हुए हैं, बख्तावर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं। असलम चिश्ती जी, आपको भी गुड नाइट। नासिर गाजी भी हमारे साथ बने हुए हैं, और राय मोहन सिन्हा साहब गुड नाइट, जय हिंद आपको भी। और उदय प्रसाद सिंह अशोकनगर पटना बिहार से कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़ सिर्फ आज का नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक शब्दवाण है जो अपना काम करके ही वापस लौटता है। शब्दवाण की बात कर रहे हैं जो अपना काम करके ही वापस लौटता है। और प्ले स्टेशन 2050 के व्यूज़ लिख रहे हैं मोदी कब रिटायर होंगे। और महिबुल्लाह का लिखना है कि राजीव जी, अभी तो हमारा भारत विश्व गुरु और भी ज़्यादा नाम हो गया ना, अमेरिका जो अभी भारत का ऊपर डाल दिया। और उमर अली साहब बाय बाय एके भैया को कह रहे हैं। और मोहम्मद आफ्ताब आलम अंसारी साहब लिख रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस 2050 तक तो देश में कब्जा कर लिया है। बीजेपी वाला देश पहले गुलाम था, अब फिर दोबारा गुलाम होने जा रहा। इस बात को सब कोई कोरा कागज में लिख के रख लें। जब गुलाम हो जाएगा तो ये निकाल कर देखेंगे कि काम आएगा, देखने के लिए काम आएगा। यानी आप कोरे कागज में लिख लीजिए, ये कहना है मोहम्मद आफ्ताब आलम अंसारी का। और पामा भी हमारे साथ, ओम प्रकाश जी हैं, धर्मेंद्र कुमार जी हैं, तानिया कनौजिया जी गुड नाइट कह रही हैं। अशोक गंभीर साहब कह रहे हैं कि अगर तुम इतने पॉपुलर है तो वोट चोरी क्या करते हो। अशोक गंभीर साहब का कहना है। रेजी मिंज भी हैं, इनका कहना है भ्रष्ट आयोग के लिए अलग नियम क्यों। और सागिर खान का कहना है गुड नाइट। और ऐसे ही राजेंद्र बंसोड़े साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, भास्कर शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। और संजय ठाकुर साहब कह रहे हैं सर आपका चैनल एक दिन भारत का नंबर 1 चैनल बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय ठाकुर साहब, बहुत शुक्रिया।
तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। एल एस पटेल साहब कह रहे हैं एके भाई हिरजी चाचू बन गए हैं आप, कह रहे हैं आपस में बातचीत भी यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बातचीत होनी भी चाहिए, एक दूसरे के बीच दोस्ती यारी चलते रहनी चाहिए और ये यहाँ देखने को मिलता है। ऐसे ही राजन बंसोड़े साहब, फिर डेनियल पॉल साहब गुड नाइट लिख रहे हैं, हलोल अलमेदा साहब, फिर शाहिद नईम साहब